Hello everyone, today discuss about ECT electroconvulsion therapy. Introduction. Electroconvulsion therapy ECT form early known as electrical shock. तो इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी है उसको पहले अपन इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते थे. इट वाज फर्स्ट इंड्यूस्ड इन 1938 बाय इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट यूगो कर्लेटी एंड लुसियो बिनी and gained widespread use a form of treatment in the 1940 and 1950. फर्स्ट टाइम ECT को इंट्रोड्यूस किया गया था 1938 के अंदर, जो इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे यूगो कर्लेटी एंड लुसियो बिन. तो ये दोनों बंदे थे, इन्होंने आपके यहाँ पे 1938 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था ECT को इलेक्ट्रिकल शॉक भी बोलते थे अपन. और ये जो ट्रीटमेंट था जो 1938 के अंदर दिया था, लेकिन ये वाइड स्प्रेड हुआ था 1940 टू 1950. इसके दौरान 1950 के दौरान 1940 और 1950 के दौरान 10 साल के दौरान इसका ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा यूज किया गया. मतलब ECT बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुकी थी. डेफिनेशन. इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी ECT आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट इज साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन विच सीजर्स आर इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड इन एनेस्थीज्ड पेशेंट फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी को इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट दे के ट्रीटमेंट किया जाता है. और यह साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, एक टाइप का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है. यहाँ पे साइकोसिस और न्यूरोसिस की अलग से बात नहीं हो रही है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे. तो ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने के लिए पेशेंट के अंदर एनेस्थीसाइज्ड पेशेंट के अंदर, मतलब जिसको एनेस्थीसिया दिया गया है उस पेशेंट के अंदर अपन सीजर्स अपीयर करवाते हैं. इलेक्ट्रिकली सीजर्स अपीयर करवाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट पास करके सीजर्स अपीयर करवाते हैं. सेकेंड वन पॉइंट, ECT इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रैंड माल सीजर बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द ब्रेन. ECT इंट्रोड्यूस करवाती है ग्रैंड माल सीजर्स से, क्योंकि अपन ECT प्रोवाइड करते हैं तब ग्रैंड माल सीजर्स अपीयर होते हैं. देन इसकी ड्यूरेशन है ना अब फिक्स रहती है, इसलिए ये कंट्रोल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो अपन ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करते हैं तब सीजर्स अपीयर होते हैं. थर्ड वन पॉइंट, इट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंड्यूस सीजर फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन. ECT का यूज सीजर्स को अपीयर करने के लिए किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू अपीयर किए जाते हैं. और ये अपीयर करके आप सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो सीवियर डिप्रेशन पेशेंट को. तो टोटल अपन ने पूरी बात की डेफिनेशन के अंदर. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी को इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर काम में ली जाती है. ह्यूमन ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है और सीजर्स अपीयर करवाए जाते हैं. जो सीजर्स होते हैं वो ग्रैंड माल सीजर्स होते हैं जो आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे. और इनके थ्रू अपन सीवियर डिप्रेशन और अदर टाइप के डिसऑर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं. वोल्टेज ऑफ ECT. Standard dose according to American Psychiatric Association 1978, voltage 70 to 120 voltage and duration 0.7 ये है यहाँ पे. ठीक है, to 1.5 सेकेंड. वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेगी हर जगह. मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखी है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के थ्रू. तो यहाँ पे वोल्टेज होती है आपकी 70 से 120 वोल्टेज. अगर अपन एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 वोल्टेज होती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. आप एवरेज वोल्टेज लिख सकते हो 100 वोल्टेज. देन अपन बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन यहाँ पे 0.7 टू 1.5 सेकेंड होता है. अमाउंट ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं अपन तो 200 से 1600 एम्पियर होता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने. इंडिकेशंस. फर्स्ट वन, डिप्रेशन मोस्ट वन इंडिकेशन होता है ECT का. और अगर डिप्रेशन के अंदर भी बात करें अपन तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर मेजर सीवियर डिप्रेशन. अगर सीवियर डिप्रेशन होता है जिसकी रिस्क होती है सुसाइड. तो फर्स्ट वन पॉइंट, मेजर सीवियर डिप्रेशन स्पेशली विथ सुसाइडल रिस्क विथ साइकेट्रिक फीचर्स लाइक डिल्यूजन और हेलुसिनेशन. तो ECT दी जाती है मेजर सीवियर डिप्रेशन वालों को. डिप्रेशन के अंदर भी मेजर सीवियर डिप्रेशन वालों को दी जाती है जिनकी रिस्क होती है सुसाइडल रिस्क, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. जिनके फीचर्स होते हैं जिनके अंदर ये सुसाइडल रिस्क अपीयर होती है, उनके अंदर ये फीचर्स देखने को मिलते हैं. डिल्यूजन और हेलुसिनेशन मतलब फिक्स फॉल्स बिलीव जो थॉट डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है, और हेलुसिनेशन जो आपका परसेप्सिव डिसऑर्डर है. सेकेंड वन पॉइंट, डिप्रेसिव स्टूपर आपका इमोशनल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर होता है ये है कि पेशेंट ना म्यूट और मोशन लेस हो जाता है इसके अंदर, और डिल्यूजन इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर. थर्ड वन पॉइंट, परपेरियल डिप्रेशन एंड
पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो यहाँ पे फीमेल के अंदर है ना प्रेगनेंसी जब आती है तब भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे साइकोसिस या एबनॉर्मलिटी होने के, डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। और जब डिलीवर हो जाता है बच्चा उसके बाद में भी ये चांसेस रहते हैं। तो डिप्रेशन के अंदर भी जाने के चांसेस होते हैं और साइकोसिस कंडीशन में भी जाने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे इनको बैलेंस करने के लिए अपन ECT देते हैं। फोर्थ वन पॉइंट, पुअर इनटेक फूड एंड फ्लूइड। तो इस ऐसे पेशेंट जो माल नरिश होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन का चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी अपन ECT देते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर द स्पीडर रिकवरी नीडेड। जब अपने को स्पीड से रिकवरी करने की नीड होती है तब भी अपन डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर ECT काम में लेते हैं। देन एल्डर पेशेंट के अंदर, तो ओल्ड पर्सन होते हैं वो, उनके अंदर भी ECT को काम में लिया जाता है। देन अपन बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्यों दिया है यहाँ पे। डिप्रेशन विथ फिजिकल इलनेस, डिप्रेशन के साथ साथ कोई फिजिकल इलनेस हो तो उसके अंदर भी अपन ECT अप्लाई करते हैं और ट्रीट करते हैं उसको। देन सीजो अफेक्टिव डिप्रेशन, सीजो अफेक्टिव डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर भी अपन ECT काम में लेते हैं। अच्छा रिजल्ट सीन होता है इसमें भी। सेकेंड वन पॉइंट, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन आपका बार बार एबनॉर्मल थिंकिंग का आना, जिसको अपन चाहते ही नहीं है वो थिंकिंग आपको आए और एंजाइटी अपीयर करवाती है, उसको अपन ऑब्सेशन बोलते हैं, जो कि आपका थॉट डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है। और उस एंजाइटी को अपन कम करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसे अपन कंपल्सन कहते हैं। तो जो एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसे अपन कंपल्सन कहते हैं, और कंपल्सन आपका एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। देन थर्ड वन बात करते हैं अपन सिजोफ्रेनिया। वन पॉइंट, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड होता है वैसे आपका कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर। तो अपन यहाँ पे कैटाटोनिक स्टूपर सेकंड वन पॉइंट दिया गया है, जिसके अंदर वो मोशनलेस, मूवमेंटलेस। देन एक्यूट सिजोफ्रेनिया एपिसोड्स, एक्यूट सिजोफ्रेनिया एपिसोड्स अपीयर होते हैं, उसके अंदर भी अपन काम में लेते हैं। इंटॉलरेंस पेशेंट हो, अगर पेशेंट के अंदर इंटॉलरेंस हो जाती है तब भी अपन ECT काम में लेते हैं। एंड परप्यूरल सिजोफ्रेनिया, परप्यूरल टाइम के अंदर अपन परपेरियम के टाइम पे सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, तब भी अपन काम में लेते हैं। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिप्रेशन में जाए, हो सकता है वो मेनिया में जाए, और हो सकता है वो सिजोफ्रेनिया में भी जाए। तो अपन किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं वहाँ पे, तो अपन इसके अंदर भी ये इंक्लूड करते हैं इसको। और इसी टाइप के पेशेंट को भी अपन ECT देके ट्रीट करते हैं। सिजोफ्रेनिया विथ डिप्रेशन, और सिजोफ्रेनिया विथ डिप्रेशन इंक्लूड होता है तब भी अपन काम में लेते हैं। मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि अपन आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे सिजोफ्रेनिया को। फोर्थ वन पॉइंट, मेनिया। मेनिया के अंदर अपन बात करें फर्स्ट वन, एक्सक्रिएटेड और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर। तो ऐसे पेशेंट जो कि कोऑपरेट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं और अपने बस में नहीं आते हैं, तो उन टाइप के पेशेंट के अंदर भी अपन ECT काम में लेते हैं। ठीक है। एंड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर विथ रैपिड साइकिल, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर विथ रैपिड साइकिल वाले पेशेंट जैसे के अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों देखने को मिलते हैं, उनको तो बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और रैपिड साइकिल मतलब ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है एक साइकिलिंग के दौरान। ठीक है, पर्टिकुलर साइकिलिंग के दौरान चलती है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की आपकी स्टेप्स इंक्लूड होती है। और एक होता है आपका मिक्स्ड बिहेवियर, जिसमें आपका हाइपोमेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड होती है, जिसके अंदर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, हाइपर एंजाइटी, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होके शो अप होती है आपको, तो उसे अपन बोलते हैं मिक्स्ड बिहेवियर। तो बाइपोलर विथ डिसऑर्डर विथ मिक्स्ड बिहेवियर ये होता है। एक साइकिलिंग होती है जिसके अंदर साइकिलिंग प्रोसेस चलती है, पहले डिप्रेशन फिर मेनिया फिर डिप्रेशन फिर मेनिया। यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ मिक्स्ड हो जाती है। फिफ्थ वन, पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब यहाँ पे पोस्टपार्टम साइकोसिस की बात हो रही है, ना कि डिप्रेशन की बात हो रही है, ना ही मेनिया की बात हो रही है, ठीक है, ना ही सिजोफ्रेनिया की बात हो रही है, यहाँ पे साइकोसिस की बात हो रही है। तो ये पोस्टपार्टम के बाद में आपका साइकोसिस अपीयर हो जाता है, उस पेशेंट के अंदर भी अपन ECT काम में लेते हैं। देन सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर भी काम में लेते हैं। एंड साइकोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देन अपन बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ECT। तो फर्स्ट वन इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है जो मोस्ट पॉपुलर है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। फर्स्ट वन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है ECT के। देन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ट्रोमा, देन हेमेटोमा, जो आपका ट्रोमा के अंदर फ्लूइड इंक्लूड होता है। एंड देन हेमेट्रोमा के अंदर आपका ब्लड इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, और पाउच बन जाता है। देन अब बात करें अपन सब एरेक्नोइड हेमोरेज, तो सब एरेक्नोइड और सब एरेक्नोइड स्पेस के बीच के अंदर हेमोरेज इंक्लूड हो जाता है, तो उसके अंदर
आपका ईसीटी, आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और अपन ऐसे पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं ईसीटी को। देन सेकंड वन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो एमआई वाले पेशेंट के अंदर भी अपन जो सडनली एमआई आता है उन पेशेंट के अंदर भी अपन ईसीटी नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर चांसेस हो जाते हैं, हाईली रिस्केबल हो जाता है ये ईसीटी देना। देन हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर भी अपन ईसीटी नहीं देते हैं। देन फोर्थ वन पॉइंट की बात करें कार्डियक डिसऑर्डर्स के अंदर, तो कार्डियक डिसऑर्डर के अंदर अपन बात करें एन्यूरिज्म जिसके अंदर पाउच फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स की मीडियल लेयर के अंदर एबनॉर्मलिटी के कारण। देन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है जिसके कारण भी अपन नहीं देते हैं अपन ईसीटी। एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर भी अपन ईसीटी को अवॉइड करते हैं। और जहाँ पे एम्बोलिज्म के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसे पेशेंट जिसके अंदर एम्बोलिज्म के चांस ज़्यादा होते हैं उसके अंदर भी अपन ईसीटी नहीं देते हैं। इन सभी डिसऑर्डर के मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन में फॉर एग्जांपल एन्यूरिज्म की बात कर लूँ तो रप्चर्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात कर लूँ तो वो जगह अपनी पर्टिकुलर जगह छोड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर हो सकता है वो और जगह जाके ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए अपन इन पेशेंट्स के अंदर ईसीटी नहीं देते हैं। सीवीए सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर भी अपन ये नहीं देते हैं। देन सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर भी अपन नहीं देते हैं, सच एज निमोनिया एंड टीबी, इनके अंदर भी अपन नहीं देते हैं। अदर आर फ्रैक्चर, डिहाइड्रेशन, फीवर, ग्लूकोमा, रेटिनल डी अटैचमेंट, CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एनेस्थीसिया पेशेंट। तो एनेस्थीसिया के अंदर भी अपन नहीं देते हैं। तो ये सभी आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गए। सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है इसके अंदर ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, देन MI पेशेंट, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन अपन बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो डेथ ड्यूरिंग ECT आर ड्यू टू जनरल एनेस्थीसिया, तो इसी कारण से वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड था एनेस्थीसिया। देन अपन बात करें सेकेंड वन पॉइंट हेडेक और बॉडी एज, तो अपन यहाँ पे नॉर्मल बॉडी पेन होता है और हेडेक भी अपीयर हो जाता है, इसके अंदर साइड इफेक्ट के अंदर आता है। मेमोरी डिस्टर्बेंस, जो मेमोरी डिस्टर्बेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है। देन बायलेटरल ECT में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है और मेमोरी डिस्टर्बेंस आपका ECT का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन भी इसका साइड इफेक्ट आता है ECT का। देन अपन बात करें वोमिटिंग ड्यू टू इंक्रीज ICP, तो यहाँ पे क्या होता है, वोमिटिंग के कारण ICP इंक्रीज होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन ने वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन में बात की थी कि डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन से भी यही रीज़न है उसका, डिहाइड्रेशन का भी, कि यहाँ पे ICP बढ़ जाता है। देन अपन बात करते हैं मेमोरी लॉस्ट फॉर ए डे और ए मंथ ड्यू टू हाइपोक्सिया ऑफ द ब्रेन, तो हाइपोक्सिया हो जाता है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, तो इस कारण से अपन यहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। वो कुछ दिन के लिए और कुछ मंथ के लिए हो सकती है। यही एक कारण था कॉन्ट्राइंडिकेशन का, जहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर के अंदर अपन ने बात की थी कि ब्लड डिसऑर्डर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं ECT को, वो यही रीज़न है, ठीक है। देन अपन बात करें सेकेंड वन पॉइंट इसी में, तो थोरेसिक स्पाइन और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, अब यहाँ पे फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा होते हैं। जब यहाँ पे साइड इफेक्टिव फ्रैक्चर आ रहा है तो अपन कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है। बात करें थर्ड वन पॉइंट की, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर एंड जॉइंट विथ व्रिस्ट, तो जॉइंट और व्रिस्ट के अंदर डिसलोकेशन हो जाता है, आपका शोल्डर्स के अंदर डिसलोकेशन हो जाता है, जगह छोड़ देते हैं बोन, तो ये भी एक साइड इफेक्ट आता है। देन अरिदमा, एस्पिरेशन, निमोनिया एंड एपिलेप्टिकस भी यहाँ पे साइड इफेक्ट के अंदर सीन होते हैं। देन बात करते हैं अपन मसल पेन एंड नोजिया, ये कॉमनली आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑफ सीजर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ECT, तो अपन ECT के दौरान देखेंगे कि सीजर्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं। अपन डेफिनेशंस के अंदर भी बात की थी ग्रैंड माल सीजर्स की, तो ये ग्रैंड माल सीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टोनिक फेज जो कि 10 से 15 सेकंड का होता है, एंड क्लोनिक फेज जो कि 30 से 60 सेकंड का होता है। टोनिक फेज के अंदर आपकी रिजिडिटी अपीयर होती है, मतलब टोन मसल्स के अंदर, सभी मसल्स में टोन अपीयर हो जाती है। देन क्लोनिक फेज के अंदर वाइब्रेशन अपीयर होता है। बाकी आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे सीजर्स में, ठीक है। देन अपन बात करें ECT टीम्स की, तो ECT टीम के अंदर एक तो साइकेट्रिस्ट होता है, एक एनेस्थीसिया के लिए होता है, एक साइकेट्रिक नर्स होती है, नर्सिंग एड्स होते हैं और ECT असिस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपकी ECT टीम हो गई आपकी। टाइप ऑफ ECT, तो अकॉर्डिंग टू टेक्निक, तो टेक्निक के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो डायरेक्ट ECT जो सबसे पहले दी जाती थी पुरानी टाइम की, जो अभी बहुत ही कम क्या अभी काम में नहीं ली जाती। देन मॉडिफाई ECT जो अभी काम में ली जाती है, इसको इनडायरेक्ट ECT बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इसके अंदर होता है बाईपोलर, यूनिपोलर और बाई फ्रंटल। एंड टेक्निक्स, तो मेथड और टेक्निक के अंदर बात करते हैं अपन, ECT कैन बी गिव बाई ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से दी जाती है ECT, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वन बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की।
डायरेक्ट ईसीटी में फर्स्ट वन पॉइंट, द पेशेंट इज एडमिनिस्ट्रेड एट्रोपिन सल्फेट सबक्यूटेनियसली 0.6 to 1.1 mg हाफ एन आवर बिफोर द ट्रीटमेंट और IV इमीडिएटली बिफोर द ट्रीटमेंट। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर एट्रोपिन सल्फेट आपको सबक्यूटेनियसली दी जाती है, ठीक है। इससे होगा क्या कि इससे जो स्लाइवरी सीक्रेशन होता है और जो भी सीक्रेशन होता है वो कम हो जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे अपन एस्पायरेशन से, ठीक है, एस्पायरेट करने से प्रिवेंट कर लेंगे। देन अगर अपन सबक्यूटेनियसली देते हैं तो हाफ एन आवर पहले, ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही आधे घंटे पहले अपन दे देते हैं, जिसकी डोज अपन ने बता रखी है 0.6 से 1 mg। देन अगर अपन IV देते हैं, ठीक है, तो बिफोर ट्रीटमेंट दी जाती है इसके अंदर, जैसे ही ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये दे देंगे। देन थर्ड वन पॉइंट की बात करते हैं अपन। देन मेजर ट्रैंक्विलाइजर लाइक क्लोमापोज इज आल्सो यूज। तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर करते क्या हैं, ये आपके एंटीसाइकोटिक होते हैं और डोपामिन के लेवल को कम करते हैं, तो ये अपन देते हैं यहाँ पे। देन कंटिन्यू, ए ग्रैंड माल सीजर्स इज इंड्यूस इन द पेशेंट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के थ्रू अपन करंट पास करते हैं और ग्रैंड माल सीजर्स को अपीयर करवा देते हैं इसके अंदर। देन एट्रोपिन प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ डिसोरिएंटेशन आफ्टर द सीजर। सीजर्स के बाद में जो सीजर्स आते हैं उसके बाद में एट्रोपिन है ना प्रोलॉन्ग कर देता है डिसोरिएंटेशन की कैपेसिटी को, मतलब डिसोरिएंटेशन को बढ़ाता है ये, ठीक है। देन पॉइंट 1/3 इट इज़ आल्सो रिड्यूस द वोमिटिंग, और आपको वोमिटिंग लेवल को रिड्यूस भी करता है साथ में। देन लास्ट वन पॉइंट, इमीडिएटली आफ्टर द ECT ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट रेसिस्टेटिव एंड अदर इमरजेंसी मैनेजमेंट इक्विपमेंट एंड सप्लाई आर कीप्ड रेडी। आफ्टर द ECT के बाद में आप यहाँ पे उसके पेशेंट को बचाव के उपाय, अप्रोप्रिएट बचाव के उपाय होते हैं वो आप वहाँ पे मैनेज करोगे, तैयार रखते हैं। देन इमरजेंसी मैनेजमेंट जितना भी होता है वो भी वहाँ पे तैयार रखा जाता है कि कुछ भी कंडीशन अपीयर हो सकती है, एंड उससे से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट्स वगैरह भी तैयार रखे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ECT का कंक्लूजन क्या निकला कि डायरेक्ट ECT के अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो एट्रोपिन सल्फेट दे देते हैं, देन आपको मेजर ट्रैंक्विलाइजर दे दिया और फिर ECT दे दी, बस इतना ही काम है। देन मॉडिफाई ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इज मॉडिफाई विथ द यूज ऑफ एनेस्थीसिया, मसल्स रिलैक्सेंट एंड ऑक्सीजन। मॉडिफाई ECT को तैयार किया जाता है। मॉडिफाई ECT ऐसे दी जाती है कि एनेस्थीसिया दिएंगे, मसल्स रिलैक्सेंट देंगे उसके अंदर और ऑक्सीजन अपन अवेलेबल करवाते हैं, तो इनको अगर इंक्लूड करते हैं अपन तो उसको मॉडिफाई ECT बोलते हैं। देन सेकेंड वन पॉइंट, द यूज ऑफ एनेस्थीसिया इज नेसेसरी टू एले एंजाइटी एंड अचीव द मैक्सिमम इफेक्ट। एनेस्थीसिया का यूज यहाँ पे नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि वो एंजाइटी के लेवल को कम करता है। एले का मतलब होता है दबाना या कम करना, ठीक है, और अचीव करवाता है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ECT। तो ECT के मैक्सिमम इफेक्ट को अचीव करवाता है। सिंपल सी बात है, एंजाइटी कम होगी तो इफेक्ट अच्छा से अच्छा आएगा। देन बात करें थर्ड वन पॉइंट की, इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द फोकस ऑफ कन्वर्जेंस। ये मॉडिफाई ECT होती है वो फोकस की जाती है कन्वर्जेंस के ऊपर, क्योंकि कन्वर्जेंस जितना अच्छा आएगा, इफेक्टिव आएगा, उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। एंड टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन लाइक बोन फ्रैक्चर, तो यहाँ पे बोन फ्रैक्चर वगैरह जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है इस मॉडिफाई ECT के अंदर। लास्ट वन पॉइंट, मॉडिफाई ECT इज आल्सो यूज फॉर पेशेंट हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द हार्ट कंडीशन। तो मॉडिफाई ECT यूज होती है, आल्सो अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर कि जो रिकवरी कर रहा है हार्ट पेशेंट से, हार्ट कंडीशन से, उनके ऊपर भी अपन यूज कर सकते हैं। अपन बात करते हैं ए शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, मेथोहेक्सिल सोडियम और थायोपेंटोल पेंटोथेल 5 ml to 10 mg, 1 ml equal 10 mg, and ultra short acting depolarize agent succinylcholine 0.3 ml to 0.5 ml, 1 ml equal to 20 mg are give इंट्रावेस्कुलर। में थायोपेंटेनॉल को 1 ml बराबर 10 mg काम में ले जाता है, एंड सक्सिटाइनकोलिन को 0.5 टू आपकी बात करें 1 ml इक्वल 20 mg काम में ली जाती है और IV दिया जाता है इसको, ठीक है। अब बाकी मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ECT, तो इनको एक मैंने रफली प्रेजेंट किया है शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्ट वन डायरेक्ट ECT के अंदर अपन ने क्या किया, NBM रख दिया, नथिंग बाय माउथ रख दिया, देन एट्रोपिन सल्फेट दे दिया और एट्रोपिन सल्फेट के साथ में अपन ने वहाँ पे मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी दिया था, देन ECT प्रोवाइड कर दी। अब बात करें अपन इनडायरेक्ट ECT की या फिर मॉडिफाई ECT की, तो इसके अंदर भी NBM रख दिया अपन ने, ठीक है, जिससे क्या होगा, एस्पायरेशन की रिस्क कम हो जाएगी,
ठीक है। और एट्रोपिन सल्फेट दे दिया, एट्रोपिन सल्फेट से क्या होगा, आपका सलाइवेशन और सीक्रेशन कम हो जाएंगे। देन अपन ने थायोपेंटेनॉल दे दिया, जिसका जो वैल्यू थी वो 1 ml बराबर 10 mg था, ठीक है। ये एंटी कन्वर्जेंस का काम करेगा, एंटी एंजियोलाइटिक का काम करेगा, ठीक है। एंजाइटी लेवल को भी कम करेगा मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर। देन अपन ने सक्सिटाइन कोलिन दिया, तो ये सक्सिटाइन कोलिन अपन ने दिया वो 1 ml इक्वल 20 mg दिया, जो मसल रिलैक्सेंट और आपका डिक्रीज करेगा रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर को। देन अपन ने O2 दिया, ऑक्सीजन थेरेपी दी, ठीक है, हाइपोक्सिया से बचाने के लिए, और फिर ईसीटी दिया। तो ये चीज़ होती है आपकी मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर दी जाती है। देन डायरेक्ट ईसीटी के अंदर ये किया जाता है, ठीक है। डायग्राम में दिखाया हुआ है आपका कि इसके अंदर अपन ने ईसीटी डिवाइस रख दिया और वो रिकॉर्डिंग चला दी उसकी, एंड ईईजी का फॉर्मेशन, ईईजी की जो लीड्स होती है वो अप्लाई कर दी, जिससे अपन कन्वर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईसीजी का रेटिंग कर दी, जिसके हार्ट की अपन जो मूवमेंट होंगे, जो एक्टिविटी होगी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आईवी लाइन स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर अपन ने ड्रग्स अवेलेबल करवा दी उसको, पेशेंट को। देन ऑक्सीमीटर से अपन जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे अपन ने ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया, और आपको पता हो तो पल्स ऑक्सीमीटर को हर 2 आवर से चेंज किया जाता है। देन और बीपी अपन रेगुलरली चेक कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीजर, तो फर्स्ट वन पॉइंट है इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर इज नेसेसरी फॉर डायरेक्ट और मॉडिफाई ईसीटी। वो आपकी ईसीटी होती है उसके अंदर ग्रैंड माल सीजर होता है, वो नेसेसरी होता है, डायरेक्ट हो चाहे मॉडिफाई ईसीटी हो, दोनों के अंदर ग्रैंड माल सीजर तो आएगा ही आएगा। इन डायरेक्ट ईसीटी द टोनिक फेज दैट इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर 10 सेकेंड, एंड द क्लोनिक फेज दैट इज मूवमेंट ऑफ कन्वर्जेंस लास्ट फॉर 25 to 30 सेकेंड। तो टोनिक फेज होता है वो आपका सिंपली 10 सेकेंड का होता है, और क्लोनिक फेज होता है वो 25 से 30 सेकेंड का होता है। देन द पेशेंट गोज इन टू द रिलैक्सेशन फेज, और टोनिक और क्लोनिक फेज के बाद में वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर पेशेंट चला जाता है, रेस्ट करने के लिए चला जाता है। मॉडिफाई ईसीटी की बात कर लेते हैं अपन। तो मॉडिफाई ईसीटी विथ द यूज ऑफ एनेस्थीसिया इन द मॉडिफाई ईसीटी द माइल्ड ग्राइमेसी और ब्लेफारोस्पाज्म, एक टोनिक स्पाज्म ऑफ द आईलिड मसल्स इज ऑब्जर्व व्हेन द करंट इज अप्लाइड। मॉडिफाई ईसीटी के दौरान माइल्ड ग्राइमेसी देखने को मिलती है, ब्लेफारोस्पाज्म देखने को मिलता है। माइल्ड ग्राइमेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ब्लेफारोस्पाज्म का मतलब यहाँ पे है कि टोनिक स्पाज्म होता है, मतलब जो आईलिड होती है उसके अंदर टोनिक स्पाज्म आ जाता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है, जब मिलता है ये जब अपन करंट पास करते हैं उसके अंदर, तब ये चीज़ देखने को मिलेगी। देन देयर इज स्लोप प्लांटर रिफ्लेक्स रिवर्स बेबिंस्की ड्यूरिंग द टोनिक फेज, एंड देयर आर फाइन मूवमेंट ऑफ द टोइज ड्यूरिंग द क्लोनिक फेज। तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपका टोनिक फेज होता है उसके दौरान प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को, प्लांटर रिफ्लेक्स हो गया आपके फुट के जो सोल होता है उसके ऊपर अपन कुछ ब्लंट चीज़ से अपन टच करते हैं, अब आपका थंब होता है वो तो ऊपर की तरफ आएगा, और जो आपकी फिंगर्स होती है वो नीचे की तरफ सोल की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये होता है आपका, और जो फाइन मूवमेंट होते हैं तो इसके वो आपको क्लोनिक फेज में देखने को मिलता है, मतलब मोटार मूवमेंट जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नंबर और फ्रिक्वेंसी ऑफ ईसीटी ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट वन पॉइंट इसमें, देयर इज ए नो क्लिनिकल जस्टिफिकेशन फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसका कोई क्लिनिकल जस्टिफिकेशन नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ अपन ट्रीटमेंट कितने बार देते हैं, मतलब ईसीटी कितनी बार देते हैं। और ऐसा ही उसके अंदर है कि ये किस बेस पे वर्क करती है ईसीटी, तो वो भी अपने पास क्लियर नहीं है, ठीक है। अलग अलग रिसर्च के अकॉर्डिंग अपन ने मान लिया कि कैसे वर्क करती है, और यहाँ पे भी यही है कि कैसे अपन ट्रीटमेंट देते हैं, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देन सेकंड वन पॉइंट, पीक रेस्पॉन्स इज अटेंड बिटवीन द 5 to 10 ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक टाइप, सिजोअफेक्टिव टाइप डिसऑर्डर और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, या फिर आपका सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, मेनिया का पेशेंट है, बाइपोलर का पेशेंट है, इनको अपन 5 से 10 बार देते हैं ट्रीटमेंट, तब जाके अपने पास इफेक्टिव रेस्पॉन्स आता है। देन 20 to 25 टाइम में रिक्वायर्ड फॉर क्रोनोलॉजिकल इल सिजोफ्रेनिया पेशेंट। तो ये 20 से 25 टाइम अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम ट्रीटमेंट है ये, लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल इल पेशेंट को ही दिया जाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ईसीटी 20 से 25 बार दी जा सकती है, मैक्सिमम टाइमिंग है ये। बाकी अपन बात करेंगे तो ईसीटी की नॉर्मली 3 वीक के अंदर 3 टाइम देते हैं अपन। देन अपन बात करें सेकंड वन पॉइंट की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी रिड्यूस इफ़ द पेशेंट शो कन्फ्यूजन स्टेट। अगर कन्फ्यूजन स्टेट आती है
तो अब अपन क्या करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट होती है उसको कम कर देते हैं। विथ एक्सट्रीमली एजिटेटेड साइकोटिक और सुसाइडल पेशेंट इट मे बी यूज टू गिव द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट ऑन द डेली बेसिस। तो जो आपके साइकोटिक और सुसाइडल पेशेंट होते हैं उनके अंदर डेली बेसिस पे भी अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है। ECT डज नॉट प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब यहाँ पे ये है कि रोग फ्री होने के बाद में फिर से रोग लग जाना। तो ये वाला सिस्टम होता है जो ECT है ना प्रिवेंट नहीं कर सकती, कि एक बार अगर ECT दे दी तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये ECT प्रिवेंट नहीं कर सकती उस चीज़ को कि वो दोबारा वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर लेके आए, तो उसको ये नहीं रोक सकती क्योंकि वो लेके आ सकता है। तो रिलैप्सिंग नहीं कर सकती, ये प्रिवेंट नहीं कर सकती रिलैप्स को, ठीक है। तो जो रिलैप्स होता है वो ड्रग और साइकोटिक थेरेपी के थ्रू अपन मेंटेन कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन एक्चुअली के अंदर तो कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं है कि ये कैसे वर्क करती है, लेकिन कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं कि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे वर्क करती है या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पे वर्क करती है। तो ऐसे ही अपन फर्स्ट वन पॉइंट देखते हैं कि चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू द ECT आर एट्रीब्यूटेड टू एन एक्यूट एनेसिक चेंजेस इन द पेशेंट। तो फर्स्ट वन पॉइंट ये बता रहा है आपको कि जो ECT होती है उससे अपन बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और एक्यूट एमनेसिक चेंजेस इन द पेशेंट। और अपन क्या करते हैं, इससे जो मेमोरी होती है पेशेंट की उसके अंदर भी अपन एक्यूटली चेंजेस ला देते हैं, सडन चेंजेस ला सकते हैं। मैनी पेशेंट हु आर गेटिंग ECT सीम टू फॉरगेट व्हाट हैड बीन बोथरिंग देम ड्यूरिंग द डिप्रेसिव एपिसोड। तो अपन ने बहुत से लोगों को जब अपन ECT देते हैं, ECT दिए हैं अपन ने, तो उसके अंदर अपने सिम अपने को लगता है जो उनको बोथरिंग हुई थी, मतलब जो परेशानी हुई थी ड्यूरिंग द डिप्रेसिव एपिसोड, वो चीज़ें वो भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने को ऐसा लगता है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में विच ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट हैज़ बीन टॉट अबाउट ECT इंड्यूस न्यूरोकेमिकल, न्यूरोएंडोक्राइन एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल। सिंपली डिस्क्राइब करें अपन तो ऐसा है कि ECT है ना, जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेस पे काम करे तब कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाता है, जो होते हैं आपके न्यूरोकेमिकल, या तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस आएंगे या न्यूरो एंडोक्राइन चेंजेस आएंगे या फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, सिंपल सी बात। अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेशेंट ड्यू टू ECT, तो फर्स्ट वन है इसके अंदर हेडेक, बैक एच हो गया, पेनफुल मेस्टिकेशन हो गया, इंजरी ऑफ माउथ एंड टंग, ये नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। देन अपन बात करें सेकंड वन पॉइंट की, फियर ड्यू टू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग अप आफ्टर द ट्रीटमेंट। इसमें पेशेंट को डर लगता है क्योंकि वो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब दुखदायक बोल सकते हैं इसको, अनप्लेजरेबल एक्सपीरियंस को फेस आउट करता है। तो ट्रीटमेंट के बाद में इसके अंदर फियरफुल सिचुएशन अपीयर हो जाती है पेशेंट के साथ। देन these complications can be prevented by the observation and early intervention by the nursing care। तो अपन नर्सिंग जो नर्स होती है इन सभी कॉम्प्लिकेशन को रिमूव कर सकती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू। प्लेसमेंट ऑफ ECT, फर्स्ट वन बायलैटरल ECT, देन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर ए इलेक्ट्रोकन्वर्जेंस थेरेपी यूज मोस्ट कॉमनली। तो ये जो बायलैटरल ECT होती है वो मोस्ट कॉमनली अपन सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं। ECT ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 2.5 to 4.0, यहाँ पे 4.0 ना कि 40 है, 4.0 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑन ए लाइन joining द ट्रैक्स ऑफ ईयर एंड द लेटरल कैंथस ऑफ आई। सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो आई और आपके ईयर होता है, उसके बीच में से अपन मिड लाइन सेट करते हैं और उसके मिडिल पॉइंट पे अपन 1 से 1.5 इंच ऊपर, मतलब कि 2.5 से आपकी 4 सेंटीमीटर ऊपर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं। यूनिलेटरल इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, तो यूनिलेटरल के अंदर सिंपल से प्रोसेस होता है कि अपन एक साइड के अंदर ECT को प्लेस करते हैं। तो हर द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द हेड के एक साइड में इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है। यूजुअली द नॉन डोमिनेंट साइड इन द राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड साइड होती है वो नॉन डोमिनेटेड अपन मोस्टली काम में लेते हैं, यूजुअली काम में लेते हैं। ECT के अंदर अपन जो आर्टिकल्स काम में लेते हैं वो एनेस्थीसिया एप्लीकेंट होता है आपका, फेस मास्क हो गया, सक्शन हो गया आपका, O2 सिलेंडर वगैरह हो गया, माउथ गैग वगैरह, टंग डिप्रेशन हो गया आपका, ठीक है, और डिफिब्रिलेटर हो गया, ECT ड्रग्स हो गई,
प्रिपरेशन ऑफ ईसीटी, तो प्रिपरेशन अपन देखते हैं इसके अंदर कंसल्ट ऑफ द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, तो अपन कंसल्ट ले लेते हैं पेशेंट से और रिलेटिव्स से, प्री मेडिकेशंस कर देते हैं, चेक द प्रीवियस फाइंडिंग ऑफ ईसीटी, अपन पहले की अपन देखेंगे कि ईसीटी की फाइंडिंग क्या आई थी और क्या नहीं है वो चेक करेंगे, रूटीन इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, है ना, और रिजल्ट ऑफ री ईसीटी, रिजल्ट तो देखेंगे अपन री ईसीटी का कि क्या रिजल्ट आया था, ठीक है, तो दोबारा ईसीटी देने के दौरान, एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट इट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से अपन एक्सप्लेन कर देंगे उसके प्रोसीजर को। साइकोसोशियल इवैल्यूएटेड मेमोरी, तो अपन इसके अंदर साइकोसोशियली इवैल्यूएटेड करेंगे मेमोरी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट मेमोरी पे सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इसलिए अपन इवैल्यूएट करते हैं। देन कम्युनिकेट द पॉजिटिव फीलिंग ऑफ ईसीटी, तो अपन कम्युनिकेट करेंगे और पॉजिटिव फीलिंग देंगे ईसीटी के दौरान, ठीक है, ईसीटी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग देंगे, ठीक है। एंश्योर द पेशेंट इन एनपीओ एट लास्ट 6 आवर बिफोर द प्रोसीजर से पहले 6 घंटे उसको एनपीओ रखते हैं। देन डिस्करेज द सिगरेट स्मोकिंग जस्ट बिफोर द प्रोसीजर, अपन डिस्करेज करेंगे सिगरेट स्मोकिंग के लिए, ठीक है, अवॉइड करवाएंगे सिगरेट स्मोकिंग टू अवॉइड इंक्रीज द डिफिशियंसी ऑन द मैनेजिंग पल्मोनरी सीक्रेशन, तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी सीक्रेशन बढ़ सकते हैं, इसलिए अपन इसको अवॉइड करवाएंगे। रिमूव द आई ग्लास ज्वेलरी कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये चीज़ें अपन रिमूव करवा देते हैं, एंड लूज क्लॉथ उसको पहनाते हैं। एम्प्टी बाउल एंड ब्लेडर, क्योंकि ड्यूरिंग ईसीटी वो एक्सपल्ड आउट कर सकता है इनको, ठीक है, एंड मेंटेन द वाइटल साइंस, मॉनिटर द वाइटल साइंस, तो वो मॉनिटर करते हैं अपन वाइटल साइंस को। मेक श्योर द ईटी ट्यूब एंड ए सिलेंडर इज़ असेसिबल एंड फंक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये चीज़ें अपन मेक श्योर कर लेते हैं कि ये चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी केस के अंदर अपने को ये काम में आएगी। शो द वार्म सपोर्टिव एल्टीट्यूड टू रिसिपिएंट, तो अपन देखेंगे कि जो रिसिपिएंट है उससे वार्म सपोर्टिव कितनी दूरी पे या कितनी ऊंचाई पे मेंटेन है। ट्रांसफ़र द पेशेंट टू ईसीटी विथ ऑल नेसेसरी सर्च, तो अपन जो भी चीज़ें होती है उनको सर्च करके उसके बाद में अपन पेशेंट को ईसीटी रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रिकॉर्ड द इन्वेस्टिगेशन, और रिकॉर्ड करते हैं, ऑल इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूरिंग ईसीटी, तो ईसीटी के दौरान अपन क्या क्या करते हैं, तो रिश्योर द पेशेंट यूनिट अंटिल द एनेस्थीसिया इफेक्ट टेक प्लेस, तो अपन ने जो एनेस्थीसिया दिया था उसका इफेक्ट आया कि नहीं आया, उससे अपन पेशेंट को अपन चेकआउट करते हैं, रिश्योर करते हैं। देन पोजीशन द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन, तो सिंपल सी बात है, सुपाइन पोजीशन अपन दे देते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर द नेसेसरी ड्रग्स, और जो भी नेसेसरी ड्रग्स होती है ड्यूरिंग अपन जो प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उसके दौरान अपन जो भी इमरजेंसी ड्रग है, अपनी नेसेसरी ड्रग है वो अपन देते हैं। देन माउथ केक अपन देते हैं, जिसको अपन जो आपके ट्रिमर्स आएंगे, मतलब कि टॉनिक और क्लोनिक, जो ग्रांड माल सीजर्स आएंगे उनसे अपने टंग को बचाने के लिए, टीथ को बचाने के लिए, ठीक है, तो अपन ये माउथ केक प्लेस करेंगे उसके अंदर। देन O2 इज गिव बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइड लाइन, ठीक है, तो O2 अपन देंगे इसके अंदर बिफोर और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के। वन अटेंडर लेंस द हैंड ऑन बोथ आई, तो वन अटेंडर होता है वो बांध देता है हाथों को नियर द नी पॉइंट, एंड अनदर अटेंडर होल्ड द शोल्डर टू प्रिवेंट फॉल एंड फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, तो एक जो दूसरा अटेंडर होता है वो होल्ड करता है शोल्डर को, क्योंकि वो प्रिवेंट करवाता है फ्रैक्चर को और डिसलोकेशन को। आफ्टर द सीजर अकर द माउथ गैग इज रिमूव, सीजर के बाद में अपन माउथ गैग को रिमूव कर देते हैं, एंड क्रेशन होते हैं उनको रिमूव करते हैं, सकअप करते हैं, एंड O2 देते हैं उसको। पोस्ट ईसीटी, जब ईसीटी अपन कर देते हैं उसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो टिल द कॉन्शियस इज रिगेन, तो अपन कॉन्शियसनेस को वापस से आने देते हैं। देन उसके बाद में अपन पेशेंट को टर्न करते हैं, टर्न करने के बाद में वन साइड टर्न करने के बाद में अपन प्रिवेंट करते हैं एस्पायरेशन से। रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट, तो नर्स का क्या रोल है ईसीटी ट्रीटमेंट के दौरान, तो ईसीटी ट्रीटमेंट के दौरान नर्स का रोल वैसे तो प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग ईसीटी तीनों टाइम पे चलता है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ रखा है इन ए हॉस्पिटल सेटिंग वेयर द इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इज गिव, जब अपन इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी देते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो दैट शुड सी द सेटअप ऑफ विच इंक्लूड, तो ये कुछ सेटअप्स होते हैं उनको इंक्लूड करके रखती है, ठीक है, तो वेटिंग रूम और रेस्टिंग रूम, ठीक है, ट्रीटमेंट रूम और ईसीटी रूम, और रिकवरी रूम और आफ्टर ईसीटी रूम। वेटिंग रूम और रेस्टिंग रूम, तो ये दोनों एक ही सिमिलर रूम होते हैं,
तो यहाँ पे है ना फर्स्ट वन पॉइंट के अंदर ये है कि अपन पेशेंट को वहाँ पे वेट करवाते हैं या फिर उसको रेस्ट करवाते हैं। तो बिफोर ईसीटी ये सारा प्रोसेस होता है जिससे उसकी एंजाइटी लेवल कम हो सके। देन सेकंड वन पॉइंट में ये है कि वहाँ पे है ना अपन क्लाइम एनवायरनमेंट अपीयर करता है, बिल्कुल डिम लाइट, जिससे इरिटेशन अपीयर ना हो, ठीक है। और वॉल कलर होते हैं, जो दीवारों के कलर होते हैं, बिल्कुल लाइट कलर के अंदर रखते हैं। डार्क कलर और अपन शाइनिंग वाले कलर नहीं रखते हैं, इससे क्या होगा, पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। एंड उसके पास में अपन पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपीयर करने के लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह, बुके वगैरह रख देते हैं, जिससे उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। एंड उसके रूम के अंदर अपन मैगजीन्स रखते हैं, वो पढ़ सकें, उन मैगजीन को अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकें। देन कंटिन्यू अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जो उसका रूम होता है, वेटिंग रूम और जो रेस्टिंग रूम होता है, उसके साथ अटैच कर देते हैं अपन टॉयलेट, जिससे कि वो है बिफोर ईसीटी है ना अपने ब्लैडर और बाउल को क्लीन कर सकें, क्योंकि ये नेसेसरी होता है। और वहाँ पे पेशेंट के पास में अपन नर्स भी अवेलेबल होती है, जिससे कि क्या कर वो उसके जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर कर सकें, रिलेटिव्स के डाउट्स होते हैं उनको वो क्लियर कर सकें। तो ये चीज़ें, थैंक यू।